दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण रोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है और हमने 99 टीमें बनाई हैं जो कि पूरी दिल्ली में धूल को नियंत्रण करने के उपाय कर रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हमने 325 से अधिक स्मॉग गन तैनात किए हुए हैं और जिनकी प्रक्रिया लगातार शुरू कर दी गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने तैनात कर दिया गया है, जिसमें कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए उनके सभी संसाधन आनंद विहार दिल्ली और यूपी की सीमा पर होने के कारण एक हॉटस्पॉट है और जहां पर AQI सबसे अधिक है। तो आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी की एंट्री हुई है वैसे वैसे धुंध की लगातार जो परत है वो देखने को मिल रही है और जिसमें AQ लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि अक्षरधाम में AQI का जो लेवल अभी तक दर्ज किया गया है वो 353 है और जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में रखा गया है और इसके चलते आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हैं, हमने 99 टीम्स। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हैं, हमने 99 टीम्स। दिल्ली में बहुत सख्ती से खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के कर्णी विहार इलाके में गुरुवार की देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के एक कार्यक्रम के दौरान चाकू और डंडों से हमला हुआ और जिसमें कई लोग घायल हुए और जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जयपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बात जो है देर तक चल रहे बाजे से शुरू हुई थी और फिर चाकू तक चली गई और जिसमें RSS के कुछ लोगों की पिटाई भी हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी का नाम नसीब चौधरी था और बस फिर क्या था, सारे चिंटू लग गए काम पर और नसीब जैसे मुसलमान RSS को बर्दाश्त नहीं कर सकते इत्यादि पर उन्होंने यह क्या कहा कि और उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर तो गलत नंबर लग गया। तो ये तमाम जो आरोप हैं और तमाम जो सवाल हैं वो सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा उठाए गए। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान बात शुरू तो हुई थी देर रात तक बाजा बजने से, लेकिन खत्म होते होते चाकू और छुरियां चल गई और RSS के कुछ लोग पिट गए। आरोपी का नाम नसीब चौधरी था तो सारे के सारे चिंटू तुरंत अपने काम पर लग गए। नसीब चौधरी को देश में रहने का हक नहीं है, वो RSS के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा नंबर लग गया, बाजी उल्टी हो गई, पलट गई बाजी। क्योंकि नसीब सिंह चौधरी निकले, हिंदू थे, उनकी पत्नी का नाम निर्मला, बेटे का नाम भीष्म। ये जो नाम और कपड़े देखकर नफरत और हिंसा फैलाई जाती है ना, इससे बचेगा कोई नहीं। फैसला आपको करना है कि आप इस नफरत को हराएंगे या इस नफरत की आग की चपेट में एक दिन खुद आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम में कश्मीर के पहले अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वहीं आपको बताते चले कि अभिनेता सुनील शेट्टी ने इस मौके पर कहा कि लोग कश्मीर आना चाहते हैं और इस तरह के आयोजन पूरी दुनिया को संदेश देता है कि दुनिया भर से लोग इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यह बेहद ही बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह यानी कि जम्मू कश्मीर दुनिया के लिए स्वर्ग है। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में आज मैराथन की जो दौड़ थी उसको हरी झंडी दिखाई गई और जिसमें कि अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान वे जम्मू कश्मीर पहुंचे और जहां पर उन्होंने इस मैराथन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो लोगों को जम्मू कश्मीर की ओर आकर्षित करते हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो लगातार होते रहने चाहिए ताकि लोग जम्मू कश्मीर आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का स्वर्ग माना जाता है और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है क्योंकि इसके मनमोहक तस्वीरें और मनमोहक वातावरण हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। और जैसे जैसे इन कार्यक्रमों का आयोजन होता है और लोग इसमें भागीदारी बनते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। बहुत ज्यादा वैसे भी लोग आना चाहते ही है और दिस एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज आता है दुनिया में कि दुनिया के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। आप खुद आना चाहेंगे कश्मीर? ऑफ कोर्स मैं बार बार आता भी हूँ और दोबारा आऊंगा ही आऊंगा, ये कोई सवाल ही नहीं है। कश्मीर इज द फोटोग्राफर्स पैराडाइज, एब्सोल्यूट पैराडाइज फॉर द वर्ल्ड।
थैंक यू। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पराली जलाने को लेकर उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसान पराली का क्या करें, किसानों की फसल ना खरीदना गलत है, इसका समाधान निकालना चाहिए। पराली की एमएसपी पर तय होनी चाहिए और पराली के कई उपयोग भी हो सकते हैं, इससे बिजली बनाई जा सकती है और इसका सदुपयोग भी करना चाहिए। तो आपको बताते चले कि जैसे जैसे अब समय जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है तो किसानों की जो पराली का दौर है वो लगातार शुरू हो जाएगा, जिसमें कि अब किसानों की ओर से जिस तरीके से लगातार पराली में आग लगाई जाएगी और उसके बाद प्रदूषण होगा, तो इसको लेकर अब सरकार पूरे तरीके से सजग नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष के नेता यानी कि कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पराली को लेकर किसानों पर कई तरीके के जो है सवाल करे गए, जिस पर उन्होंने सरकार पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। क्या करे किसान जो है 1 एकड़ करता है, 2 एकड़ करता है, वो पराली का क्या करे? और उसको बंडल बनाने हैं तो बड़ी मशीन चाहिए, बड़ी मशीन ले नहीं सकता, बड़ी मशीन को हायर करके लाएगा तो 1000 रुपये लेगा और बंडल पराली भी ले जाएगा। तो ये गलत है। किसान का जो ये फसल ना खरीदना और इस किस्म के कड़े बजाय समाधान ढूंढना चाहिए। इनका पराली का एमएसपी फिक्स करना चाहिए और आगे बहुत सारे इसके उपयोग हो सकता है पराली के। इससे बिजली बन सकती है, बिजली बनाए और कहीं सदुपयोग उसका करे। किसान को क्यों उसमें नहीं? बड़ा गलत फैसला है, तुरंत सरकार को वापस ले लें। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि लगातार कदम उठा रही है सरकार की जो यंत्र है। कौन सी यंत्र का बड़ा ट्रैक्टर है, छोटा 1 एकड़ का क्या करें बताया ना। वो 1000 रुपये तो किसान से ले लेते हैं और सारा जो बोल ले जाते पराली ले जाते हैं। किसान को क्या? सर, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की पराली के ऊपर काफी तारीफ की थी, लेकिन अचानक से इस बार फिर से पराली ज्यादा जलने के बाद देखिए, तो इस बात का तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, खाली प्रदूषण जो है खाली पराली से नहीं हो सकता। पराली के अंदर कुछ % होगा, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट्रियां हैं, पानी गंदा होता है उससे होती है, तो उसको भी बंद करें। लेकिन किसान के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। सरकार को तुरंत एक किसान की बाजरे की है कहाँ हो रही है? इन्होंने कहा था 3100 रुपये खरीदेंगे, किसान को 2000 रुपये भी नहीं मिल रहा, उसको एमएसपी से कम डिस्ट्रेस से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के तहत चल रहे कार्निवाल के अंतिम दिन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इस मौके पर कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता और हमारी विरासत हमारी मूल्यवान संपत्ति है। हमारी सरकार ने दशहरा महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी धरोहर है। पूरे प्रदेश में हमारे अक्टूबर से कार्निवाल महोत्सव त्योहार शुरू हो जाते हैं और ये जनवरी-फरवरी तक चलते हैं। और कुल्लू के दशहरा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दशहरा था, हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने सही मायने में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दशहरा बनाया। पिछली बार हमने तकरीबन 17 के करीब विदेशी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दूसरे देशों के आयोजन किया। इस बार हमने भी 22 देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान किया और एम्बेसडर मीट भी करवाई जो सेंट्रल एशिया के थे और एक इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा दिया गया था, सही मायने में अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्जे के रूप में आ गया है। हिमाचल प्रदेश। अब खबर बिहार के रोहतास जिले से है, जहां पर तिलोथू थाना क्षेत्र में सोनू नदी के पास नहर में बहने के दौरान 2 युवकों के डूबने की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि सोन नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन के द्वारा दोनों युवकों के शव की तलाश भी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो पाए हैं। बताया जा रहा है कि पायहारी जी के
कुटिया में चल रहे यज्ञ में शामिल होने के लिए कोचस थाना क्षेत्र के गोविनापुर गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान गोविनापुर पर गांव निवासी नीतीश कुमार और ऋषि कुमार के साथ साथ मनीष कुमार सोन नदी में नहाने के लिए गहरे पानी में चले गए और जिसके बाद वे डूबने लगे और जिसमें से मनीष कुमार जैसे तैसे बचकर बाहर निकल गया, लेकिन नीतीश कुमार और ऋषि कुमार गहरे पानी में जाने के कारण दोनों डूब गए। तो वहीं प्रशासन के द्वारा मछुआरों की मदद से लगातार उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी दोनों का कुछ भी अता पता नहीं लग पाया है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार प्रशासन में एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद है और जिसमें लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हम लोगों को घटनाक्रम के बारे में सुबह 7:30 बजे पता चला और उसके कुछ देर बाद लगभग 1 घंटा बाद पता चला कि उसमें से लोग वापस आ गए हैं, लेकिन जो आया वापस उससे पता चला कि एक ही लड़का वापस आया है। उसके अलावा और 2 लोग जो है वहीं फंस गए हैं पानी में। तो क्या इसके निकलने के लिए 9 बजे ये जानकारी मिली दोबारा कि फंसे हुए हैं लोग, तो इसके बाद हम लोग एनडीआरएफ की टीम को भी सूचित कर दिए हैं, वो वहाँ से चल दी है और अभी हम लोग स्थानीय गोताखोर के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हजारा जाल के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है और आशा है कि मिल जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल के क्लासरूम का देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। आपको बताते चले कि आपसी रंजिश को लेकर क्लासरूम में ही छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। 10वीं कक्षा के छात्र को बेरहमी तरीके से पिटाई उसकी कर दी गई और जिसके उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आपको बताते चले कि छात्रों ने मिलकर छात्र सौरभ को इतनी बुरे तरीके से पीटा कि वह अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि ब्रेन हैमरेज होने से छात्र की दर्दनाक मौत भी हो गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि क्लासरूम में मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दलित छात्र के साथ मारपीट करने के बाद हमलावर लड़के वहां से फरार हो गए। शिक्षकों ने घायल छात्रों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने छात्र को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया और जहां इलाज के दौरान छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे तरीके से हड़कंप मच गया। एक छात्रों का समूह एक छात्र को क्लासरूम में जमकर उसकी पिटाई करता हुआ देखा जा सकता है और जिसमें बुरे तरीके से पीटने के कारण छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। तो आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि है जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि छात्रों के 2 गुटों के बीच इस तरीके से लड़ाई हुई कि जिसमें कि एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। हाँ जी, ये तुर्की हाई स्कूल का मामला है और तुर्की हाई स्कूल में क्लास 11th में क्लासरूम में ही 2 पक्ष में मारपीट हो रही थी। एक पक्ष में जो मृतक सौरभ कुमार और उनके साथी थे और दूसरे पक्ष में अभियुक्त ओम प्रकाश कुमार, उनका एक साथी प्रहलाद कुमार, ये सारे लोग थे। सौरभ कुमार जो कि बड़कुड़वा गांव का रहने वाला है, तो वो मारपीट के क्रम में उसको एक बांस से ओम प्रकाश कुमार द्वारा बांस चलाया गया, जिससे कि उसके सर पे चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। विवाद का कारण कुछ विवाद का कारण बस क्लास 11th के लड़के थे। कोई छोटा मोटा विवाद का कारण रहा होगा, कोई भी बहुत बड़ा कारण नहीं था। प्रेम प्रसंग का मामला कुछ इसका तो अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। हाँ, प्राथमिकी दोनों तरफ से, चूंकि मारपीट की ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी, शुरुआती दौर में मारपीट का ही मामला था, तो दोनों ही पक्ष से आवेदन लेकर मारपीट का ये जो प्राथमिकी दर्ज किया गया था और ये बाद में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वो हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई। नहीं, क्लास 11th में है अभी, तो जन्म तिथि के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो बालिग है या नहीं। पुलिस एक्शन अभी क्या हुआ? पुलिस एक्शन में कि एक ओम प्रकाश कुमार की गिरफ्तारी हुई है। घटना में कितने लोग शामिल थे? घटना में एक तरफ से जैसे जो लड़ने वाले लोग थे, तो एक तरफ से तो ओम प्रकाश कुमार और प्रहलाद कुमार था, दूसरी ओर से सौरभ कुमार और उसके कुछ साथी थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सौरभ कुमार, वीडियो भी सामने आया। हाँ जी, उस वीडियो के ही आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोहल्ला प्रकाश नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दबंग ने महिला के सिर पर फावड़े से वार कर दिया। जो आपको बताते चले कि हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनंद फानन में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं प्रकाश नगर के रहने वाले रामकिशोर ने बताया कि दरअसल उसकी पत्नी मीना शनिवार को घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी कि तभी पास के ही रहने वाले दबंग युवक अखिलेश तिवारी उसके पत्नी के ऊपर फावड़े से हमला उनके द्वारा कर दिया गया और हमले में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वही घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि घायल महिला के पति ने बताया कि पास के ही रहने वाले दबंग और उसके घर के बीच पहले से ही कई बार भी विवाद हो चुका है। फिलहाल घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामकिशोर एक बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। जो महिला है वो आपकी कौन है? हमारी वाइफ है जो घायल हुई है। जी। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ अखिलेश तिवारी ने फावड़ा मार दिया। फावड़ा मार दिया? कहाँ मारा है? यहाँ सर पे मारा। हाँ। क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी एम्बुलेंस से भेजा है। क्या आपकी जो पत्नी, इनका नाम क्या है? मीना मिश्रा। कितने बजे घटना है लगभग? ये बता आधा घंटा हो गया होगा। आधा घंटे पहले घटना। हाँ। क्या पुरानी रंजिश है या किसी पुरानी फर्जी हमारे से लड़ाई कर रहा, हमारे पे तीन मुकदमे कर रखे हैं। आज किस बात को लेकर लड़ाई विवाद? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हुई, ऐसे ही बस परवा मार दिया। कोई बात नहीं हुई? हाँ। क्या कर रही थी आप? अब हम तो यहाँ पे थे नहीं, यहाँ पे सारा यही सब लोग थे, हम तो ड्यूटी गए थे। आपकी पत्नी अकेले थे घर पे? हाँ अकेले थे और ये यहाँ पर घटना बाहर दरवाजे पर की। दरवाजे पर? दरवाजे पर आपकी पत्नी को इसने जो हमला बोला? जी। फावड़े से हमला किया? जी। क्या स्थिति है? हम तो एम्बुलेंस लेके गए हॉस्पिटल। पुलिस मौके पर आई? हाँ पुलिस मौके पर आई, 112 नंबर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, जहां पर दशहरा काफी प्रसिद्ध है। दरअसल आपको बताते चले कि यहां पर 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा पर्व इन दिनों मनाया जा रहा है और इस पर्व की पहचान दुनिया के सबसे लंबे त्योहारों के रूप में होती है। यह परंपरा 800 सालों से चलती आ रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु लकड़ी के विशाल रथ को खींचते हुए नजर आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि बस्तर दशहरा पर नामधारी शासक कमलचंद्र भंज ने कहा कि आज 77 दिनों तक चलने वाले दशहरा उत्सव समाप्त हो रहा है और इस उत्सव के अंत में देवी माँ अपने घर लौट आएंगी और माँ की विदाई जो है वो हम उनसे विदाई लेंगे और हम उन्हें एक बेटी की तरह देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर और राज्य पर साथ साथ देश पर भी बना रहे। नहीं होता। आज माई जी को हम विदा देने आए। मौली माता की डोली जो कि मैं पंचमी में दर्शन लेकर के मैं उनको यहाँ न्योता देने आया था। न्योता उपरांत पंचमी में माई दंतेश्वरी का छतरी और मौली माता की डोली यहाँ उपस्थित हुई थी। आज के दिन ससम्मान हम राजमहल से लेकर के माँ को जिया डेरा में अभी सुप्रीत करते हैं, जिसमें कि जिया पुजारी जो कि मेरे नियुक्त किए हुए पुजारी हैं वो यहाँ से अब दंतेवाड़ा लेके जाएंगे और आज के दिन से 77 डेज मतलब 2024 में 77 डेज का दशहरा आज के दिन समापन होता है कि माई जी यहाँ से प्रस्थान करेंगी, अब वापस अपने घर जाएंगे। क्योंकि जब माई जी पंचमी में निकलती है तो माई जी जिम्मेदारी सौंप के आती है मंदिर का। अब माई जी जब पहुंचेंगे वापस माई जी अपने घर चले जाएंगे, तो इसी के बाद बस्तर दशहरा यहाँ से समापन होता है। बेटी के जैसे नम आंखों से, जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ स्थानीय विधायक जी जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे साथ कुमार जयदेव जी है जमींदार परिवार के, साथ साथ हमारे सांसद महेश कश्यप जी जो कि हमारे दशहरा कमेटी के अध्यक्ष, हमारे राजगुरु जी, हम सभी नम आंखों से जैसा एक बेटी को विदा करते हैं। जगदलपुर शहर का धन्यवाद देना चाहूँगा, देहरपुर शहर के सभी समाजों का जिन्होंने पुष्प वर्षा की। आप पत्रकार साथियों में धक्का धुक्की में भी आप लोगों ने कवरेज करने की कोशिश की और साथ साथ माई से यही आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि माई दंतेश्वरी, मौली माता और असंख्य देवी देवताओं का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे, छत्तीसगढ़ के साथ, पूरे देश के साथ बना रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एसपी सिटी अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात हमें मथुरा गैंगलैंड के कुख्यात अपराधी एमपी पंडित के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और जिसके बाद स्वाट टीम के साथ साथ हाईवे पुलिस ने अपराधी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया और जिसमें कि आपको बताते चले उन्होंने आगे जानकारी देते हुए यह भी कहा कि अपराधी एमपी पंडित ने
गोलियों से भून दिया और जिसमें कि पुलिस पर जवाबी फायरिंग में वह घायल भी हो गया है और उसका साथ ही अन्नू गौतम भागने में सफल रहा। मथुरा गैंगलैंड का साथी बदमाश MP पंडित उर्फ मोहित शर्मा अपने साथी के साथ आने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम एंड हाईवे पुलिस द्वारा नगला कुमरिया गोवर्धन रोड पर गाड़ाबंदी करके इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। तो मोहित MP पंडित द्वारा पुलिस पर फायर किया, जवाबी फायर में पुलिस ने इस पर फायर किया। इसको गोली लगी है। इसका जो साथी अन्नू गौतम है वो भागने में सफल रहा है। घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। ये 25,000 का इनामी है। ये मथुरा गैंग का साथी सदस्य है। इसकी विस्तृत पूछताछ इसमें की जा रही है। इसके पास एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुए हैं। इसमें विधिक कार्रवाई हाईवे पुलिस द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।